आप हैं जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत सरकार के अधीन आते हैं। उनको अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी और ऐसे कार्य क्षेत्र के लिए अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट है उसकी अगर क्लियरेंस लेनी है, एनवायरमेंट क्लियरेंस लेनी है, अगर वो ए कैटेगरी का है वो भारत सरकार देती है, अगर बी कैटेगरी का है तो उसको हरियाणा सरकार देती है। और हरियाणा सरकार में भी मेजर जो है आपके माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट हैं, और उसमें फिर उन्होंने अलग अलग कैटेगरी की हुई है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन 20,000 स्क्वायर मीटर, दिस इज इंपॉर्टेंट, 20,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा आप करते हैं और 1,50,000 मीटर तक जाते हैं तो वो कैटेगरी 8A मानी जाती है। और इसमें 8A में जो आपको EIA प्लान नहीं लेना पड़ता है और EMP प्लान नहीं लेना पड़ता है, वो एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान और एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर ये 1,50,000 से ऊपर हो जाती है कंस्ट्रक्शन और 50 हेक्टेयर से ज़्यादा हो जाती है तो उसमें EIA और EMP की आपको लेना पड़ता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब से ये अथॉरिटी का गठन हुआ है 2008 से, ये हर 3 वर्ष के लिए इस अथॉरिटी का गठन होता है। इसमें 2 सेगमेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक सिया और एक सीएक। और सिया में 3 मेंबर की एक कमेटी होती है जिसमें एक चेयरमैन होते हैं और एक एक्सपर्ट मेंबर होते हैं जो डिस्टिंग्विश और एक्सपर्ट एनवायरनमेंट की बैकग्राउंड से होते हैं, और दूसरे जो डायरेक्टर जनरल एनवायरनमेंट होते हैं वो इसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। और जो सीएक जो इसको कमेटी नीचे है उसके जो चेयरमैन होते हैं और उनके नीचे आज के दिन 5 मेंबर्स हैं। और ये मेंबर्स भी अपने अपने फील्ड में, कोई PWD से, कोई फॉरेस्ट से, कोई पब्लिक हेल्थ से, कोई दूसरे अन्य क्षेत्रों से जो एक्सपर्टीज हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट एनवायरनमेंट के क्षेत्र में रहती है या जो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं, वो इसमें इसका हिस्सा रहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस बता देता हूँ बड़े सरल ढंग से। जब भी कोई प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए आता है तो वो सबसे पहले सिया में रिसीव होता है। सिया उस प्रोजेक्ट को उस एक चेकलिस्ट के हिसाब से देखने के बाद में उस प्रोजेक्ट को सीएक जो नीचे वाली कमेटी है वहां पे भेज देती है, और वहां पे उसके विभिन्न पहलुओं पे विवेचना करके और उन पे अपना एक्सपर्ट व्यू करके वो वापस दोबारा सिया के पास भेज देती है, और सिया उसका फिर फाइनल उस पे निर्णय लेते हैं एनवायरनमेंट क्लियरेंस में उनको देने के लिए। और ये जनरली जो 3 तरह का इसमें टाइम फ्रेम रहता है कि सपोज एक समय में किसी को अगर एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल जाती है, पहले शायद इसकी अवधि 7 साल थी, अब घटा के 5 साल कर दी है जो वैलिडिटी है, अब 7 साल कर दी, सॉरी 5 से बढ़ा के 7 साल कर दी है। मैक्सिमम इसकी 30 इयर्स है जो माइनिंग के केसेस में होती है, ये इसकी परिधि रहती है। प्रोसेस में जैसे एनवायरनमेंट क्लियरेंस हो जाती है उसका सेकंड पार्ट ये आता है कि क्या एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने के बाद में जो कंडीशंस उसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस में लगाई जाती है उसके बारे में प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हर 6 महीने में एक आप माने कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करता है। फॉर एग्जांपल अगर अथॉरिटी ने कहा है कि आप ये प्रोजेक्ट लगाते हुए, एग्जीक्यूट करते हुए आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और इनकी कंप्लायंस करेंगे, तो वो सभी बात पे अपनी एक कंप्लायंस रिपोर्ट करता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग विषय मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डर है, उसने अगर सिया से एनवायरनमेंट क्लियरेंस ले ली है 20,000 स्क्वायर मीटर से ऊपर की, कल को वो एक्सपेंशन करना चाहता है, उसी प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाहता है, और या इसके अलावा दूसरा ये भी एक पहलू हो सकता है, सपोज कोई शुगर मिल है या कोई डिस्टिलरी है,
उतने सपोज 10 KLD की लगाई है, उसके बाद में वो उसकी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, या कोई आपने जो रॉ मटेरियल पहले आप यूज करते थे उसमें कुछ और अपडेशन करना चाहता है, अपग्रेडेशन करना चाहता है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिसने आपसे एनवायरमेंट क्लियरेंस ली है वो अपनी टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करना चाहता है, वो दोबारा अथॉरिटी के पास आके एक्सपेंशन का बताएगा, दोबारा अपनी ईसी को एक तरह से मॉडिफाई करा के दोबारा उसको ईसी ग्रांट की जाएगी। तो मोटे तौर पे ये सारा इनका 3 साल का कार्यकाल होता है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन से जिस दिन हो जाती है और उसके 3 साल तक उस नोटिफिकेशन की वैलिडिटी रहती है। जब ये अथॉरिटी, कई बार ऐसा भी बीच में आ जाता है, जब ये अथॉरिटी नहीं रहती है, सपोज 3 साल का पीरियड है, उसके दौरान दोबारा गठित होने में महीने 2 महीने का टाइम लग जाता है, तो वो सारा कार्य क्षेत्र भारत सरकार MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के पास में वापस चला जाता है। तो दोबारा जब अथॉरिटी बन जाती है तो दोबारा फिर ये स्टेट गवर्नमेंट को वो पावर और केसेस सभी रिस्टोर कर दिए जाते हैं। और ज्यादातर इनमें जैसे पिछली जो अथॉरिटी अभी जिस अथॉरिटी को मैं हेड कर रहा हूं, ये इसकी पिछली टर्म 29 जनवरी को खत्म हुई थी, 29 जनवरी 2022 को, और नई अथॉरिटी का गठन 21 फरवरी 2022 को हुआ है, जिसमें सिया एंड सीएक, और इसकी जो 3 साल की ड्यूरेशन आगे के लिए रहेगी। ये 22 में हुई है, तो आप ये मान के चलिए 2025 तक ये अथॉरिटी कंटिन्यू करेगी। तो इसका कार्य क्षेत्र मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादातर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का, माइनिंग का और इंडस्ट्रीज का इसका कार्य क्षेत्र रहता है। और इसके साथ साथ कंप्लायंसेस ग्रांट करने के बाद में भी दे सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस रहते हुए वायलेशन करता है तो उस पर जुर्माना भी हो सकता है, और उस पर एनवायरमेंटल डैमेज कॉस्ट भी डल सकती है। अगर कोई व्यक्ति बिना ईसी लिए कंस्ट्रक्शन सपोज कर लेता है तो उसको वायलेशन माना जाता है, या जो कंडीशन उसकी ईसी में लगाई है और वो उनको फुलफिल नहीं करता है या उससे ज़्यादा करता है। सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि एक कोई शुगर मिल है या डिस्टिलरी है, आपने 10 किलोवाट उसकी लगाई है, KLD की लगाई है, और कल को आप प्रोडक्शन उसमें 15 KLD करते हैं, सो दैट एक्सटेंडेड पोर्शन विल बी ट्रीटेड एज वायलेशन इन दैट कंटेक्स्ट। और दूसरा, इसके लिए अभी 2-4 दिन पहले आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट भी दी है कि जो लोग बिना ईसी के ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, वायलेशन कर लेते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में आप इसको बैक डेट से भी या प्री डेटेड एक्स पोस्ट फैक्टो भी आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो प्रोविजन। पहली कंडीशन यही है कि आपने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, मोटी तौर पे वो देसी भाषा में जो कहते हैं ना, भी धरती को टच कफौड़ा लगाने से पहले आपके पास एनवायरमेंट क्लियरेंस जरूर होनी चाहिए। दिस इज मस्ट। अब इसका जो रेलेवेंस है, मैंने आपको पहले ही प्रील्यूड में बताया कि अल्टीमेटली वी आर ऑल स्ट्राइविंग फॉर बेटर एनवायरमेंट एंड वी आर ट्राइंग टू चेक that deterioration and damage does not take place to our environment. So that is why this authority has been constituted, and this authority, mandate of the authority is to give guidelines, framework and a kind of system where the environment loss cannot be there, or it can be checked, or other condition with regard to water, with regard to air, with regard to other parameters can be protected, can be preserved, can be checked. और इसके अलावा मैं आपको और 1-2 बात से शेयर करना चाहूँगा। कि जो पिछली अथॉरिटी 29 जनवरी को ख़त्म हुई, इसने लगभग 574 केसेस इनके पास टोटल हमारे पास रिसीव हुए थे, और उसमें से लगभग हमने
तो जो पिछली अथॉरिटी जिसकी टर्म कंप्लीट हुई है 578 टोटल केसेस आए थे, इसमें से 316 प्रोजेक्ट्स हमने क्लियर किए हैं और इसमें टर्म ऑफ रेफरेंस और टोर जिसको कहते हैं वो 43 केसेस में दी है। और कुछ लोगों की जैसे 80 केसेस को हमने फाइल किया है या उसको डी लिस्ट कहते हैं। ये वो केसेस होते हैं अगर किसी ने प्रोजेक्ट को अप्लाई कर दिया और आपने कुछ क्वेरीज लगा दी, पहले 6 महीने का पीरियड होता था, अब ये पीरियड घटा के भारत सरकार ने 3 महीने कर दिया है। अगर आप 3 महीने तक उन क्वेरीज को नहीं देते हैं तो हम उसकी स्पॉट इंस्पेक्शन करवा के उसका जायजा लेके तो उनको भी हम प्रोजेक्ट्स को हम कैंसिल कर सकते हैं। और कुछ ऐसे केसेस थे जहाँ पे एक्सटेंशन ग्रांट हुई है। एक्सटेंशन का मतलब है आपकी वैलिडिटी का जो पीरियड था वो 7 साल का था, उसके बाद में उसको बढ़ाने की बात में थी। और कुछ इसमें अब जो लास्ट में था कुछ 50 केसेस उस अथॉरिटी का जब कार्य क्षेत्र खत्म हुआ कार्यकाल तो उनके पास में पेंडिंग थे। सो दिस इज हाउ इट हैज़ गॉन। और दूसरा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट आता है एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने के लिए, तो हरियाणा सरकार ने 14 अक्टूबर 2021, इसको ज़रा इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिए, से एक स्क्रूटनी फीस इंट्रोड्यूस की थी। इसमें जो 5 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है उसकी 50,000 रुपये हैं। 5 करोड़ से 25 करोड़ रुपए का अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें 1 लाख रुपए की है। और उसमें अगर 100 करोड़ से अधिक है तो उसमें 2 लाख रुपए की हैं। सॉरी, मैं बीच में एक छोड़ गया। 5 करोड़ से 25 लाख 1 लाख, 25 करोड़ से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 1.5 लाख रुपए, और 100 करोड़ से अगर अधिक है तो 2 लाख रुपए। और इसके साथ में अगर कोई मिनरल 5 हेक्टेयर तक का माइनिंग का है तो उसमें 2 लाख रुपए का। और इसके अलावा अगर कोई जैसे 5 हेक्टेयर तक का है तो उसमें 1 लाख रुपए, और माइनर मिनरल के लिए 1.5 लाख रुपए। और इसके साथ ही 5 हेक्टेयर तक का जो क्षेत्र है इसमें भी जैसे ग्रेफाइट पत्थर और माइनर मिनरल है, इसके लिए 75,000 रुपये। ये सारी डिटेल नोटिफिकेशन हमने अभी आपके साथ में शेयर करेंगे विल बी। तो इस का जो बेसिक पर्पस यही है कि जो सारी जो ये प्रोसेसिंग फीस है, इसको आप स्क्रूटनी फीस कह सकते हैं, तो ये हर एक प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को नॉन रिफंडेबल है। ये अपने प्रोजेक्ट के साथ उनको जमा करानी पड़ती है और उसका ये एक तरह से ये अथॉरिटी उसको चार्ज करती है। और इसके अलावा जब भी कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट अपना नया केस लेके आता है तो उसके लिए अथॉरिटी ने कुछ चेकलिस्ट बनाई हुई है उनकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि वो लोग पहले वो चेकलिस्ट को पढ़ लें और देख लें कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सो दैट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अननेसेसरली कम डाउन टू दी अथॉरिटी एंड नॉक द डोर, और वहाँ पे उनको किसी तरह की हैसल्स ना हो। मैं आज आपको बताऊंगा कि आज जो मॉर्निंग सेशन था जहाँ से ये आज का सिलसिला शुरू हुआ, तो पहली बार प्रॉब्ली आई कैन टेक द लिबर्टी टू से प्रॉब्ली दिस इज द फर्स्ट इंटरेक्टिव सेशन वी हेल्ड विद द प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, जो एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट्स को फ्रेम करते हैं। उनकी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के बिहाफ पे जो अथॉरिटी को केसेस एक्सपर्टीज के साथ में बना के डिपॉजिट करते हैं, आज उनके साथ हमारी पहली मॉर्निंग में मीट थी। और लगभग 20 से 25 जो मेजर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये सभी जो कंसल्टेंट थे ये अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं और यही प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करते हैं। और एज पर दी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 2006 की जो मैंने आपको बताई है, उनके अनुसार अथॉरिटी के सामने केसेस पेश करते हैं और ये इसको हम हैंडल करते हैं। और दूसरा ये जो चेकलिस्ट मैंने बताया, तो ये सारी हम लोगों ने आज अपनी जो नई वेबसाइट पहली बार सिया की लॉन्च की है और इसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन हमने 2006 की नोटिफिकेशन
जो आपकी स्क्रूटनी फीस है, और इसके अलावा एक नई भारत सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल मेमोरेंडम आया है, एक कम्युनिकेशन आया है, जिसके अनुसार भारतवर्ष की सभी जो अथॉरिटीज हैं सभी राज्यों में, यूनियन टेरिटरीज में, उनका जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करने के लिए बेसिकली रैंकिंग देंगे वो, कि किस राज्य की अथॉरिटी का डिस्पोजल कितना है, कितने लेट आपने किया है, कितने समय में आपने किया है, कितना समय लगाया है आपने। तो इट इज मोर देन ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज विजिबल। और ये जो सारा इस अथॉरिटी का लेखा जोखा है, भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया हुआ है परिवेश के नाम से। उस परिवेश के पोर्टल पे आप कभी जब भी आप अपनी कोई मीटिंग रखते हैं उसका एजेंडा आप उस पर लोड करते हैं, और जब आप उस मीटिंग के केसेस को डिसाइड करते हैं तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग भी आप उस पर लोड करते हैं। ये दोनों अथॉरिटी का, सिया का भी और सीएक का भी, दोनों अथॉरिटी साइमल्टेनियसली अपने अपने एजेंडे नोट करती है। बेसिकली एजेंडा तो वही होता है जो सिया से गया सीएक में, और उन्होंने किया, जब उन्होंने उसको अप्रेज करके भेज दिया तो वो अपने मिनट्स वेबसाइट इसी पे डालने मैंडेटरी है, और उसके बाद में तो जो फाइनल डिसीजन सिया लेती है उन पे, तो उसको भी हम वेबसाइट पे डालते हैं। और आज इसी कारणवश हमने हरियाणा की भी सिया की वेबसाइट को लॉन्च किया है, और इसका पर्पज ये है कि एक पैरेलल प्लेटफॉर्म दिया है जो हम उसी तरह की इंफॉर्मेशन रखेंगे जो परिवेश पोर्टल पे जाती है, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा एक और लिया है कि अपनी कंप्लायंस के लिए अपना कोई और एडेड कोई इंफॉर्मेशन जो प्रोजेक्ट हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा के हैं, उनसे साझा करने के लिए ये एक इंफॉर्मेशन का नया प्लेटफॉर्म बनाया है। तो ये मोटे तौर पे मैंने आपसे जो डिटेल शेयर की हैं, ये सिया का मेजर काम रहता है। और एक जो अभी आपको और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं शेयर करना चाहूँगा, मैंने आपसे स्क्रूटनी फीस का कर लिया, रैंकिंग का कर लिया। एक है, अभी भारत सरकार ने एक और कम्युनिकेशन शायद जुलाई 2021 में किया था, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये भारत सरकार ने, मंत्रालय ने इसलिए बनाया है, एमओईएफ ने, कि जो केसेस वायलेशन में आते हों, जो केसेस नॉन कंप्लायंस में आते हों, तो उन पे आपने किस तरह से, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या प्रोसीजर है, आपने उन लोगों को अगर जुर्माना लगाना है या उनका जो एनवायरनमेंट डैमेज कॉस्ट डालनी है, तो वो आप किस तरह से उसको क्या मेथोडोलॉजी आप उस पर अडॉप्ट करेंगे। तो इसमें एक बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है। ये काफ़ी समय पहले भारत सरकार ने बना दी थी, बट कुछ जगह ये हाई कोर्ट में स्टे रहा, और उसके बाद में मदुरई हाई कोर्ट के बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसको गो हेड कर दिया है कि आप ये जो सभी आपकी जो एसओपीज हैं, वायलेशन के केसेस और नॉन कंप्लायंस के केसेस आपने इसमें आपने हैंडल करने हैं। तो मोटे तौर पे मैं आपको सिया का सारा लगभग आपसे शेयर कर चुका हूँ, और